2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं। अगर आप सऊदी अरब के एक कोने से शुरू हों, लाइक हम हक्कल से शुरू होते हैं, जो कि वो जगह है जहाँ पे सऊदी अरब, इसराइल, जॉर्डन एंड इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी मुझे पाकिस्तानी नज़र आए। ऑल द वे आप दूसरे किनारे के ऊपर चले जाएं जहाँ पे आइलैंड है जिसे फुरसान आइलैंड कहा जाता है, फुरसान आइलैंड के ऊपर आपको पाकिस्तानी काम करते नज़र आएंगे। अगर आप सऊदी अरब को मैप के ऊपर देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे गोल गोल ग्रीन दायरे नज़र आएंगे। ये ग्रीन दायरे एक्चुअली खेत हैं। अगर हम हाइल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रीन एरिया भी बहुत सारे नज़र आते हैं। सऊदी अरेबिया नाम का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त, रिश्तेदारों, अजीज़ों में से कोई ना कोई लाजमी वहाँ पे ज़रूर किया होगा हिजाज़ मुक़द्दस की, मक्का मदीना की ज़ियारत के लिए, या फिर आपके आसपास लोगों में कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर काम करता हो। लेकिन अगर हम मैप पे सऊदी अरब को देखें तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी की सोच से बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरब के अंदर रहती है। 2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर आप सऊदी अरब के एक कोने से शुरू हों, लाइक हम हक्कल से शुरू होते हैं, जो कि वो जगह है जहाँ पे सऊदी अरब, इसराइल, जॉर्डन एंड इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी मुझे पाकिस्तानी नज़र आए। ऑल द वे आप दूसरे किनारे के ऊपर चले जाएं जहाँ पे आइलैंड है जिसे फुरसान आइलैंड कहा जाता है, फुरसान आइलैंड के ऊपर आपको पाकिस्तानी काम करते नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम पर्शियन गल्फ़ की तरफ चले जाएं, यानी ईरान के पास जो समंदर है उस तरफ चले जाएं, जो दमाम के पास समंदर पड़ता है, जो बहरीन के लिए जहाँ पे पुल बनाया गया है, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, कुछ एरियाज़ में जाके ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही रहते हैं। और ये किसी एक शोबे तक भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है। आपको मज़दूर से लेके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, आर्मी मैन और बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर पाकिस्तानी वहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन एक एरिया जहाँ पे मोस्टली आपको पाकिस्तानी नज़र आते हैं वो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन के मज़दूर हैं। वहाँ पे आपको नियरली हर तीसरा बंदा पाकिस्तानी नज़र आएगा। ये भी हकीकत है कि सऊदी अरब में रहने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा गुजारने के बावजूद अरबिक का सिर्फ एक ही सेंटेंस सीख पाते हैं, और वो यही, अना मफ़ी मलूम अरबी, यानी मुझे अरबिक नहीं आती। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनको अरबिक आती है, उनको भी सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड से रिलेटेड चंद जुमले या चंद सेंटेंसेस बनाने आते हैं। इसके अलावा इससे बाहर उनको भी कुछ पता नहीं और ना ही वो सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी राय के अंदर इतनी अरबिक सीखना कि आप किसी अरब के साथ गपशप लगा सकें, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले बगैर काम करने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन रिसेंटली वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, न्यू टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस होने की वजह से अब मोस्टली लोग वही वहाँ पे रहते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। सो अगर आप ये रफ एस्टीमेट अगर लगाते हैं तो मतलब पाकिस्तान के अंदर 50-60 लाख लोग सऊदी अरब से डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है। यानी एक अगर हम एवरेज ख़ानदान को 5 से 6 बंदों का तस्वर करें, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इस तरह की चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो सऊदी अरब एक और हिसाब से पाकिस्तानियों के लिए अहम है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान से टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट विजिट करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं। इसमें शायद आपके लिए कोई हैरत की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं वो एक्चुअली उम्रा या हज करने के लिए वहाँ गए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हिजाज के इलाके में ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो जद्दा चले जाते हैं। तो सऊदी अरब का एक्चुअल इमेज, लाइक जो बहुत सारा सऊदी अरब का एरिया है वो उनके सामने नहीं खुलता। लाइक आप हिसाब लगाएं कि मक्का से रियाद जो कैपिटल है उसका डिस्टेंस तकरीबन 900 किलोमीटर है। ये कैपिटल किसी सरहद के ऊपर नहीं है, ये सऊदी अरब के तकरीबन दरमियान के अंदर आता है। फुल दरमियान के अंदर तो नहीं, लेकिन वहाँ से आपको जो पास तरीन सरहद है वो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। कतर की और बहरीन की वो तकरीबन 400-450 किलोमीटर दूर है। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया कितना वसी है। और वहाँ पे एक इस्तिलाह जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मशहूर है, जो कि यूज़ की जाती है, आज़ाद वीज़ा। ऑफिशियली ऐसी कोई इस्तिलाह नहीं है। इवन अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि उसके पास आज़ाद वीज़ा है तो एक्चुअली वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, वो किसी न किसी के पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर काम कर रहा होता है।
सिर्फ पाकिस्तानियों के यहाँ ये मतलब लिया जाता है कि उनके कफील ने उनको आज़ादी दी हुई है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकते हैं। अब के दौर के अंदर वहाँ पे इस तरह से करना, इस तरह से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी लॉस की रिस्ट्रिक्शन है। ज़्यादातर लोग अब वहाँ पे जॉब्स का या फिर बिजनेस का सहारा लेते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो मक्का मदीना तो सबको पता ही है। अगर हम थोड़ा सा आगे निकलें तो सऊदी अरेबिया हिस्टोरिकल प्लेसेस से भरा पड़ा है, और वो ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका कुरान के अंदर जिक्र है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेट करती हैं या बहुत पुरानी अरब हिस्ट्री से रिलेट करती हैं। ख़ास तौर पे अल-उला के अंदर मदाइन सालेह और उससे थोड़ा सा आगे जाके मगायर शुएब, जिनका कुरान के अंदर जिक्र है, वो कौम जो कि पहाड़ों के अंदर काट के घर बनाया करती थी। फिर उनकी अपनी बहुत रिच हिस्ट्री है। फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया किंग अब्दुल अजीज ने जहाँ से स्ट्रगल शुरू की थी वो आजकल कैपिटल है। कैपिटल के पास ही एरिया जिसे दरैया कहा जाता है, वहाँ पे उनके किले हैं, आर्टिफिशियल नहरें हैं जो कि अभी तक प्रिजर्व की हुई हैं। इसी तरह एक रियाद के अंदर ही एरिया जिसे धीरा कहा जाता है, वो भी बहुत पुराना एरिया कंसिडर होता है। सो अभी तक उन्होंने इन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म की गई हैं, लेकिन रिसेंटली अब उनकी सोच के अंदर तब्दीली आ रही है। अब वो बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं और वहाँ पे टूरिस्ट को अलाउ कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ कुएं और बाग हैं जो कि अभी उन्होंने पब्लिक के लिए खोल दिए हैं, जिसे एज अ मुस्लिम हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। बात अगर सऊदी अरब की हो रही है तो हर बंदा पूछेगा कि वीज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है। कोविड से पहले तक वहाँ पे विजिट वीज़े खुले हुए थे, और अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंजेन लगा हुआ है या फिर आपके पास अमेरिकन यूरोपियन या फिर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था। पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट वे ये है कि आप किसी कंपनी के साथ एफिलिएट होने की कोशिश करें। आपकी जॉब अगर वहाँ पे लग जाती है तो वो आपको खुद ही वीज़ा ऑफ़र कर देंगे। जॉब्स को सर्च करने के लिए जो सबसे मशहूर सऊदी अरब के अंदर वेबसाइट है उसका नाम है beth.com। आप वहाँ पे जाके अकाउंट बनाएं, अपना CV अपलोड करें, लेकिन हर जॉब को अप्लाई करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। मैं जिसको भी ये चीज़ें बताता हूँ वो अपना एक CV बनाता है, 10 जॉब आती हैं, 10 की 10 के अंदर सेम CV भेजता है। इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि एक मार्केट है जहाँ पे एक तरखान भी है, एक दर्जी भी है, एक प्लम्बर भी है, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप हर बंदे को जाके पेचकस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप काम करते हैं अगर आप एक ही CV सबको भेज रहे हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं कि लोगों को सिर्फ इस वजह से जॉब मिल गई क्योंकि उन्हें अरबिक आती थी। ये भी याद रखें कि वहाँ पे आपका मुकाबला पूरी दुनिया की नेशंस के साथ है जिसमें अरब भी शामिल है, जिनका कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं। सो आप अगर थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो आप उन्हें बीट कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़े के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फरीद भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, हाउ टू सेटल इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के अंदर ट्रैवल करने के लिए अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे हर छोटे शहर, कस्बे, गांव तक सड़क पहुंचाई गई है। बड़े बड़े कस्बों के अंदर बसें जाती हैं। एक बहुत मशहूर बस सर्विस है जिसे सेप्टको कहा जाता है। अगर आप उनका स्टैंडर्ड देखेंगे तो अक्सर लोग सेप्टको की बस में बैठने के बाद कहते हैं कि ये इसके कंफर्ट का लेवल भी है कि जहाज़ से ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा बाकी तकरीबन सब बड़े शहरों के अंदर एयरपोर्ट है और एयर ट्रैवलिंग वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, अगर आप लोकली एक दफ़ा ट्रैवल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे 3 एयरलाइन चलती हैं, एक फ्लाई नास है, फ्लाई अदील है और इसके अलावा सऊदी एयरलाइन है। अगर जगहों की बात करें तो जगह इतनी ज़्यादा हैं कि उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आप सऊदी अरब को किस नज़र से देख रहे हो। अगर आप हिस्टोरिकल एंड इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से देखते हो, आपको मक्का मदीना के अंदर ही बहुत सारी जगह मिलेंगी। थोड़ा सा आप आगे निकलेंगे आपको बदर का मकाम मिलेगा, आपको खैबर का मकाम नज़र आएगा। और इसके अलावा बनी इसराइल के ज़माने के कुछ कुएँ और उस ज़माने की कुछ खंडरात अभी भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। अगर हम बिल्डिंग्स के हिसाब से बात करें तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग अभी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बन रही है, ऑल्दो कि वो अभी इस वक्त प्रोजेक्ट बंद है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको सऊदी अरब के कैपिटल रियाद के अंदर उलैया के इलाके के अंदर नजर आती हैं, जिसमें एक बहुत मशहूर बिल्डिंग जिसे किंगडम टावर कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस स्काई लाइन को दुबई से कंपेयर करते हैं तो ये उसके हिसाब से बहुत छोटी है, क्योंकि सऊदी अरब के पास रकबा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। इस वजह से आपको वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र तो आती हैं लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दुबई के अंदर आपको एक ही जगह के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है।
लास्टली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि अरब लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे हैं, लेकिन हकीकतन वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हैं। वहाँ पे आप ऐसे ऐसे बाबों से मिलेंगे जिनको टेक्नोलॉजी का यूज़र एंड के ऊपर इतना नॉलेज होगा कि शायद आपको भी ना पता हो। मैं यूज़र एंड की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा। अगर सियाहत के हिसाब से देखें तो जो जिस जगह का मैंने पहले जिक्र किया, हकल के पास एक एरिया, उमलत से आगे जाके एक एरिया जिसे मालदीव ऑफ सऊदी अरबिया कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब रिसेंटली नियॉन सिटी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं। ऑल द वे अगर हम दूसरे समंदर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे फुरसान आइलैंड है, जहाँ पे शिप के अंदर गाड़ियों को रखा जाता है और फुरसान आइलैंड के ऊपर वापस जाके गाड़ी को उतार के आप अपनी गाड़ी के अंदर उस आइलैंड के ऊपर घूम सकते हैं। वैसे सऊदी अरब के ज़्यादातर एरिया के अंदर आपको या सहरा या फिर पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम हाइल की तरफ जाते हैं या फिर अबहा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रीन एरिया भी बहुत सारे नज़र आते हैं, जिसमें से बड़ा फेमस सूदा माउंटेन्स हैं। अगर आप सऊदी अरब को मैप के ऊपर देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे गोल गोल ग्रीन दायरे नज़र आएंगे। ये ग्रीन दायरे एक्चुअली खेत हैं, फार्म्स हैं, जहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। और आपको हैरत होगी कि इतने बड़े फार्म को संभालने के लिए सिर्फ 3 या 4 लोग होते हैं। ये भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो पानी देने के लिए एक गोल दायरे की टेक्निक को वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे इतने बड़े फार्म को वो एक मशीन डेली बेसिस के ऊपर पानी देती है। उसकी देखभाल करने के लिए जो बंदे होते हैं वही सिर्फ वहाँ पे देखभाल कर रहे होते हैं। खजूर के बाग आपको ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर नज़र आएंगे और वहाँ की जो मोस्ट फेमस चीज़ है वो खजूर ही है। अगर खानों के हिसाब से बात करें तो मोस्टली लोग जब यहाँ पाकिस्तान से जाते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये फीके फीके हमें खाने क्यों खिला रहे हैं। उनके कल्चर के अंदर फीके खाने ही हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने हाजियों से अक्सर सुना होगा अलबेक का नाम। अलबेक के शायद हमारे हाजियों के अंदर मशहूर होने की ये वजह ये भी है कि वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। वैसे अलबेक वालों के ऊपर तो कोई अल्लाह का कोई ख़ास करम है, वो जिस भी शहर के अंदर कोई भी ब्रांच खोलते हैं तो वहाँ पे रश इतना लगता है, लोगों को बाहर लाइनों में लगना पड़ता है। आपको ऐसे केसेस में मिलेंगे कि लोग 300-300 400-400 किलोमीटर ट्रैवल करके अलबेक खाने जाते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सऊदी अरब को एक वीडियो के अंदर कवर करना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने कोशिश किया उन सब एरियाज़ को कवर करूं कि जो पाकिस्तानियों के लिए अहम किसी भी तरीके से हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा एरिया रह गया तो आप नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा।